Hello everyone, this is Vishal and welcome to my YouTube channel Exploring Civil Services. So guys, today is day 11 of our 70 days daily answer writing program and topic is Köppen's, Thorndike's and Trevartha's classification of world climate, global climate change, role and response of man in climate change and applied climatology and urban climate. This belongs from the unit climatology of geography optional. Uh, Few topics are also like impact of climate change, global climate change. These are also important for general studies paper 1. So let's start today. If you want to know about what is going on, you can check the description link and join the telegram channel. So first question is, discuss the basis of Köppen's climate classification, bring out the salient features of C's type of climate. This was asked as 20 marks question in 2015. तो इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ था और सी टाइप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के क्या क्या सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन इसमें लिख सकते हैं कि कोपेन्स का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो था वो क्वांटिटेटिव नेचर पे था, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ली गई थी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये 5 प्रिंसिपल टाइप्स में डिवाइड हुआ था, ABCDE से डिनोट किया गया था। अब इसको हम आगे भी समझेंगे। अब बॉडी में हम लिख सकते हैं कि 5 जो है वो 5 मेजर वेजिटेशन जोन्स ऑफ वर्ल्ड को आइडेंटिफाई किया था कैंडोल ने 1874 में, जो कि था मेगाथर्म्स, ज़ेरोफाइट्स, मेसोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हेकिस्टोथर्म्स। अब इसको फिर कोपेन ने इसी को बेस मान के फिर आगे क्लासिफिकेशन किया था। तो इसमें मेगाथर्म्स में जो था वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट था, कैरेक्टराइज्ड बाय, जहाँ पे विंटरलेस सीजन होते हैं, वार्म और मॉइस्ट कंडीशन होते हैं पूरे ईयर भर, और मीन टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। अब ज़ेरोफाइटिक जो था वो बी टाइप था, ये ड्राई क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे इवोपरेशन जो है वो ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से, और वहाँ पे हमेशा वाटर डेफिसिट होता है। जाहिर सी बात है, इवोपरेशन ज़्यादा होगा प्रेसिपिटेशन से तो पानी की कमी होने लगेगी। अब मेसोथर्म्स जो है वो ह्यूमिड मेसोथर्म्स या मिडिल लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट होते हैं और माइल्ड विंटर होते हैं, और एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 8 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और माइक्रोथर्म्स जो है ये ह्यूमिड या कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। मतलब 3 डिग्री होगा इसका जो सीवियर विंटर का है, और वार्म का जो है वो हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। अब हेकिस्टोथर्म्स है, ये जो ई टाइप है, ये हमेशा पोलर क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे समरलेस सीजन होते हैं, और एवरेज टेम्परेचर जो वार्मेस्ट मंथ का होता है, सबसे गर्म महीना होता है, उसका भी एवरेज टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अब इसमें कुछ स्मॉल लेटर्स भी यूज़ किए गए थे स्पेसिफिक मीनिंग के लिए, जैसे एफ है, एफ प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर के लिए यूज़ किया गया था, एम जो है मानसून क्लाइमेट शॉर्ट ड्राई सीजन के लिए, डब्ल्यू जो है वो विंटर ड्राई सीजन के लिए, एस जो है वो वेल डिफाइंड समर ड्राई सीजन के लिए। अब कोपेन ने जो है वो 5 मेजर क्लाइमेटिक जो टाइप थी उसको 11 सब टाइप में रिप्रेजेंट किया था। किस बेसिस पे? सीजनल रिजीम ऑफ प्रेसिपिटेशन और नेचर ऑफ एरिडिटी, मतलब एरिडिटी और कोल्डनेस का मतलब सूखेपन और ठंड का जो नेचर कैसा है उस बेसिस पे। तो इसमें पहला है ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट जो ए टाइप है, दूसरा है ड्राई क्लाइमेट बी टाइप, ह्यूमिड मेसोथर्म जो सी टाइप है, ह्यूमिड माइक्रोथर्म जो डी टाइप है, और पोलर क्लाइमेट जो है वो ई टाइप है। अब हमें सी टाइप को यहाँ एक्सप्लेन करने को बोला गया था ABCDE में से। तो सी टाइप को हम चलिए इसके फीचर्स बताते हैं। मतलब तो यहाँ पे जो है सी टाइप में ये एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का था वो हमेशा 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, लेकिन 13 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, और प्रेसिपिटेशन सारे ही सीज़न में होता रहता है। अब ये जो था ये सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी क्लाइमेट जो था वो 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। CF क्लाइमेट जहाँ पे प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता रहता है, प्रेसिपिटेशन 1.2 इंचेस से ज़्यादा होता है ड्राइएस्ट मंथ में भी,
और ये क्लाइमेट जो है वो वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट का एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं। अब ये फर्दर डिवाइड है, CFA मतलब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, CFB मतलब मैरीन वेस्ट कोस्ट। और सेकंड है CW क्लाइमेट जहाँ पे ड्राई विंटर्स होते हैं और 10 टाइम्स मोर प्रेसिपिटेशन देन वेटेस्ट मंथ ऑफ समर सीजन, मतलब समर सीजन का जो सबसे ज़्यादा पानी गिरने वाला महीना होगा उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है चाइना टाइप के क्लाइमेट को। और थर्ड है CA जहाँ पे ड्राई समर होता है, वो 3 टाइम्स मोर प्रेसिपिटेशन होता है, वेटेस्ट मंथ ऑफ विंटर सीजन देन ड्राइएस्ट मंथ ऑफ समर सीजन, और लेस देन 1.2 इंचेस प्रेसिपिटेशन होता है। ये रिप्रेजेंट करता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को। अब कोपेन जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कुछ माइनर डिटेल्स को जो सी क्लाइमेट में, और स्मॉल लेटर्स यूज़ किए थे, जैसे कि एक ए यूज़ किया था वार्म समर के लिए जहाँ टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ जो है वो हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। बी जो है वो कोल्ड विंटर के लिए, वहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ 22 डिग्री सेल्सियस से लेस रहेगा। सी जो है कोल्ड शॉर्ट समर सीजन के लिए। आई जो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ के लिए जो कि हमेशा लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एन जो है वो मिनिमम फॉग के लिए। जी जो है वो हॉटेस्ट सीजन के लिए जो कि प्रेसिपिटेशन के पहले आता है। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज में हम ये लिख सकते हैं कि एडवांटेज इसका ये था, ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल तो था, इसमें बहुत सारी इनएडिक्वेंसीज थी लेकिन फिर भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल था। इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का डेटा इजीली अवेलेबल था तो क्लाइमेट टाइप को हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। और लेटर को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था, रिपीटिशन या कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। अब इसका करस्पॉन्डेंस जो था वो वेजिटेशन और क्लाइमेट का बहुत क्लियर था, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। ये बहुत ज़्यादा लीनियर बाउंड्रीज ऑफ क्लाइमेट टाइप को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। और जो करस्पॉन्डेंस है क्लाइमेट और वेजिटेशन का वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। और कैजुअल मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था फॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्लाइमेट टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और ये जो है वेदर पैरामीटर्स जेट स्ट्रीम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साइक्लोन्स, इन सब को फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोलिसिस, इन सब को नहीं कंसीडर किया था। अब क्लासिफिकेशन जो था वो बेसिकली टेम्परेचर और रेनफॉल फिगर्स के यूज़ करके किया गया था जो कि बहुत लिमिटेड है, और ये इसीलिए इसको क्लाइमेटोलॉजिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली ये सिर्फ ट्रेडिंग टूल की तरह यूज़ होता है। और कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि कोपेन ने यूज़ किया था टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को, ये दो सिग्निफिकेंट एलिमेंट थे फॉर डेलिनिएशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, और ये एसोसिएट करता है वेजिटेशन टाइप और क्लाइमेट टाइप्स को। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही लिखना था। इट्स काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टैटिक टाइप। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिस एंड स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय GT ट्रिवार्था। इसमें टोटल 3 हैं मेनली, ट्रिवार्था, थॉर्नवाइट और कोपेन। तो 2 के लिए हम आंसर्स लिख रहे हैं, एक आप अपने से भी लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हम एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर रहे हैं। हालांकि ट्रिवार्था भी इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 हम यहाँ कर रहे हैं। फिर एक हम अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो एग्जामिन द बेसिस एंड स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ कीवर्ड है हमारा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, और GT ट्रिवार्था का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन हमारा एक सेकेंडरी कीवर्ड है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ये जो है ये कंप्रोमाइज्ड वर्जन था, एम्पिरिकल और जेनेटिक मेथड दोनों को रिप्रेजेंट कर, दोनों को साथ लेके चलता है, और ये भी बेस्ड था प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर में। और ये यहाँ पे 6 मेजर टाइप्स को कैटेगराइज किया गया था, ABCDEF। अब चलिए इन सब का मतलब देखते हैं। ए जो था वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए था, जो कि लो लैटिट्यूड में मिलता है, इक्वेटर के दोनों साइड, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन विंटर सीज़न बहुत कम होता है। इसके सब टाइप्स थे AF, AW, AM। तो AF में जो था वो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है,
वहाँ पे एडिक्वेट रेनफॉल है, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी बोलते हैं। यहाँ पे विंटर सीज़न नहीं होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पूरे साल भर रहता है। AW जो है वो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, इसको हम सवाना क्लाइमेट भी बोलते हैं। ये हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे ड्राई ट्रेड विंड्स हमेशा चलती रहती हैं। और ये ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये यहाँ पे मतलब डोमिनेट होता है क्या क्या यहाँ पे, ड्राई ट्रेड विंड, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन विंटर सीजन में, और बाई इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज एंड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस समर सीजन में। AM टाइप में है कि मानसून क्लाइमेट होता है, 80% से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है, 4 समर मानसून मंथ्स होते हैं। फिर सेकंड है बी टाइप में, तो बी टाइप में यहाँ पे है कि यहाँ पे हाई इवापोरेशन होता है और लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है इवेपोट्रांसपिरेशन की वजह से। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, लार्ज एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम सीजन होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, हाई वेरिएबिलिटी होती है एनुअल प्रेसिपिटेशन की। अब इसके सब टाइप्स हम देख सकते हैं कि इसमें BW क्लाइमेट है, तो BW का दो कैटेगराइज, BW और BS है, तो BW का BWH और BWK है, और BS का BSH BSHK है। तो BWH में मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट क्लाइमेट लेते हैं, और BWH में मिडिल लैटिट्यूड के क्लाइमेट को लेते हैं, बोरियल कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। BSH में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टेपीज को लेते हैं और सेमी एरिड क्लाइमेट को, और BSK में मिडिल लैटिट्यूड को लेते हैं, टेम्परेट एंड बोरियल स्टेपी क्लाइमेट को। अब सी टाइप है, तो सी में हम आइसोथर्म्स ऑफ 18 डिग्री सेल्सियस कोल्डेस्ट मंथ्स फॉर्म्स इक्वेटर वार्ड बाउंड्री ऑफ सी क्लाइमेट। और सब टाइप्स में इसके भी सब टाइप है, तो सीज क्लाइमेट, CS क्लाइमेट, CA क्लाइमेट और CB क्लाइमेट। तो CS क्लाइमेट में सब ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है विद ड्राई समर, इसको हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी कहते हैं। ये वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट ऑन ट्रॉपिकल मार्जिन ऑफ मिडिल लैटिट्यूड पे लोकेटेड होता है, और ये सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन से अफेक्ट भी होता है समर में, और वेस्टर्ली से विंटर सीजन में। CA टाइप क्लाइमेट में क्या है, ये सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में होता है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन साल हम ऑल सीजन्स में होते रहते हैं, लेकिन समर मंथ्स में जो होता है वो ज़्यादा रेनफॉल होता है विंटर सीजन से। और CB क्लाइमेट में क्या है, CB में है कि मिडिल लैटिट्यूड मैराइन क्लाइमेट होते हैं जो कि वेस्टर्ली से अफेक्ट होते हैं। और उसके बाद डी टाइप है, डी टाइप को हम बेसिकली ये टेम्परेट क्लाइमेट है, माइक्रोथर्मल को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे ये हाई मिडिल लैटिट्यूड एरियाज़ वाले को, और ये अफेक्ट होता है वेस्टर्ली से समर में और पोलर विंड से विंटर में। इसके भी टाइप्स हैं DA, DB, DC, DD। तो DA में बेसिकली कॉन्टिनेंटल ह्यूमिड क्लाइमेट को लेते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ को नोट करते हैं, ये हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। DB जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ह्यूमिड क्लाइमेट विथ टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ नोट करते हैं। DC जो होता है वो सब पोलर क्लाइमेट होता है, यहाँ पे शॉर्ट समर सीजन्स होते हैं। और DD जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ होता है, यहाँ पे टेम्परेचर -38 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। फिर फिफ्थ है बोरियल क्लाइमेट। बोरियल क्लाइमेट जो है वो हायर मिडिल लैटिट्यूड में होता है, ये कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट और कोल्ड समर सीज़न होते हैं, लॉन्ग और वेरी कोल्ड विंटर सीजन्स होते हैं, और ये बहुत शॉर्ट यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री सीजन्स होते हैं, और 1 से 3 महीने का हैवी टेम्परेचर, 1 से 3 महीने में मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है साल भर के 1 से 3 महीने में। अब पोलर क्लाइमेट जो है इसका F टाइप, ये हमेशा समर सीजन का एब्सेंट होता है यहाँ पे, और पोलर विंड्स डोमिनेट होती हैं पूरे साल भर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, और टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा 10 डिग्री से कम या इक्वल टू 10 डिग्री रहता है। इसके सब टाइप हैं FT क्लाइमेट जो कि टुंड्रा क्लाइमेट होता है, और FF क्लाइमेट जो कि आइस कैप क्लाइमेट होता है।
अब इसके क्रिटिसिज्म में हम ये लिख सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑल्दो बहुत सिंपलर वे में तो था, लेकिन ये बहुत लेस फ्लेक्सिबल था टू इंक्लूड बहुत, इसमें नए क्लाइमेटिक टाइप्स को इंक्लूड करने के लिए उतने अच्छे से जगह नहीं बनाई गई थी, क्योंकि ये जेनेटिक क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। और श्रीवार्था ने क्या किया था, ये लीनियर बाउंड्री को किया था, जो कि एक्चुअल में रियलिटी से बहुत दूर है। अब हाई सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकल इंटिटी जो थी इसमें बहुत लिमिटेड थी, और ये जो है लेमैन टर्म में ही सिर्फ सिंपलर वे में बात करता है, स्पेशलिस्ट कुछ नहीं बताता है कि कहाँ कैसा क्या है। इसके कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि इन्होंने भी, त्रिवार्था ने भी प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर को यूज़ किया था, क्योंकि बहुत इनको स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए और क्लाइमेटिक टाइप्स को बताने के लिए। ये जो है ये सिंपलर वर्जन है एज़ कम्पेयर टू कॉपेंस, और अनएम्बिगुअस है, इसमें एम्बिग्विटी ज़्यादा नहीं है। ये हमें बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में लिखना था। इसका क्रिटिसिज्म बताते और एग्जामिन कर देते कि इसमें क्या क्या है, और चाहे तो आप कंपैरिजन भी लिख सकते हैं त्रिवार्था और कोपेन और थॉर्नवाइट का, या किसी दो का भी, त्रिवार्था के साथ किसी एक और का मिला के कंपैरिजन भी लिख सकते हैं। और चाहे तो आप वर्ल्ड का मैप बना के भी दिखा सकते हैं कहाँ कैसे सीजन्स हो रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है ये अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अर्बन क्लाइमेट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। तो अर्बन क्लाइमेट में कैसी कैसी इसका क्या चल रहा है वो हम बताएंगे, और इसका ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस पे क्या इफेक्ट कर रहा है। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2019 में पूछा गया था। इंट्रोडक्शन में अब हम इसको ये लिखेंगे कि अर्बन क्लाइमेट जो है ये बेसिकली ह्यूमन इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ह्यूमन का क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको एक्सप्लेन करता है, और ये अल्ट्रेशन कैसे आया है इन्वायरमेंट के सारे एस्पेक्ट्स में। अब बॉडी में हम क्या लिखेंगे, इसमें बॉडी में हम ये लिखेंगे कि अर्बन एरियाज़ जो हैं वो डिफरेंट सरफेस मटेरियल्स के होते हैं, सरफेस शेप्स होते हैं, हीट होता है, मॉइस्चर रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, कल्चरल मॉडिफिकेशन डिफरेंट होते हैं, रेडिएशन, विजिबिलिटी, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडलीनेस, प्रेसिपिटेशन, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फिर हम इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे कि क्या क्या इसका नेचर कैसा होता है अर्बन क्लाइमेट का। तो हम अर्बन एरोसॉल से शुरू करते हैं। अर्बन एरोसॉल जो मतलब कि एरोसॉल्स मतलब इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, तो अर्बन एरोसॉल जो है वो रिड्यूस कर देता है यूवी रेज की जो प्रपोर्शन है, और नंबर ऑफ ब्राइट सनशाइन आवर्स को भी रिड्यूस कर देता है। मतलब गांव में आपको ज़्यादा क्लियर धूप मिलेगी, और शहरों में मतलब अर्बन एरियाज़ में कम क्लियर धूप मिलेगी, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्लियर धूप मिलेगी। तो और टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट होता है सिटी सेंटर पे, और डिक्लाइन करता जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे अर्बन एरियाज़ में, सब अर्बन एरियाज़ में जाते हैं। और जो बिल्डिंग के बीच में स्पेसिंग होती है और काइंड और अमाउंट ऑफ एक्टिविटी होती है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हीट आइलैंड डेवलपमेंट को। फिर थर्ड है डायर्नल चेंजेस जो होता है टेम्परेचर का, वो लेस होता है अर्बन एरियाज़ में या एज़ कम्पेयर टू कंट्री साइड, मतलब उसके आसपास के एरिया में। अर्बन हीट प्लम जो होता है वो सेवरल मीटर्स अबव द सरफेस इंटेंसिफाई करता है रूरल इन्वर्जन को। फिर नेक्स्ट है द मीन विंड स्पीड विद इन द सिटी। जो मीन विंड स्पीड होती है सिटी के अंदर वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल इन्वायरमेंट का एरिया। फिर नेक्स्ट है अंडर नॉक्टर्नल इन्वर्जन, मतलब रात में जो टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है, द स्टेबल रूरल एयर इनहिबिट्स सरफेस फ्लो, और वो धीरे धीरे काम हो जाती है। लेकिन रिलेटिव इंस्टेबिलिटी जो होती है वो सिटी में वो प्रमोट करती है टर्बुलेंस को, और स्ट्रॉन्गर विंड्स आने लगती हैं फ्रॉम एबव रीचेज द सरफेस। फिर नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ एयर जो होता है टू राइज अबव हीट आइलैंड गिव ग्रेटर क्लाउडलीनेस, मतलब टेंडेंसी ऑफ एयर, जो एयर की टेंडेंसी होती है ऊपर बढ़ने की, वो हीट आइलैंड, अबव हीट आइलैंड वो ज़्यादा क्लाउडलीनेस लाता है सिटीज़ के ऊपर, जिसके वजह से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है। और वो क्योंकि वहाँ पे गुड सोर्स कंडेंसेशन और आइस न्यूक्लियाई होता है। अर्बन सरफेस जो होता है वो प्रमोट करता है रैपिड रन ऑफ
को, प्रेसिपिटेशन के रैपिड रन ऑफ को। फिर अर्बन इन्फ्लुएंस जो होता है वो इंक्लूड करता है क्या क्या चीज़ें, ग्रेटर कन्वेक्टिव एक्टिविटी, जैसे हम लोगों को पढ़ा था ना, कन्वेक्शन एडवेक्शन ये सब होते हैं एयर मासेस में ट्रांसफ़र के फिनोमेना। फिर ज़्यादा थंडर स्टॉर्म होता है, डेंसर कंसंट्रेशन ऑफ कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियाई 10 से 30% ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ हेल स्टॉर्म ज़्यादा आते हैं। फिर एडजेसेंट रूरल एरियाज़ के कंपेयर में ये सब ज़्यादा होता है अर्बन में। फिर ह्यूमन सेटलमेंट का इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, उसके वजह से टोपोग्राफी रीडिफाइन हो गई या मॉडिफाई हो गई है। अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्काई स्क्रैपर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं एक्सीलेंट टेस्टिमोनी को, जिसकी वजह से वर्टिकल स्प्रॉल भी होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ CO2, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग और ग्रीन हाउस गैसेज, ये सब इन्वायरमेंट को और अफेक्ट करती हैं और पॉल्यूटेंट्स भी बढ़ाती हैं। फिर इंटरफेरेंस जो है नेचुरल ड्रेनेज से, वो वाटर हार्वेस्टिंग ये सब या आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और इनएडिक्वेट मेजर्स लाते हैं इन्वायरमेंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन तो होता है और कटिंग ऑफ ट्रीज़ भी होता है, लेकिन जब हम वेजिटेशन को हटा देते हैं और लैंड को कंक्रीटाइज कर देते हैं तो उसके बाद भी जो प्रेफरेंस होता है नेटिव स्पीसीज़ को वो नहीं दे पाते, जैसे कि हम यूकेलिप्टस का एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं। फिर इम्पैक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इम्पैक्ट में हम लिखेंगे कि इंसोलेशन पे क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज। तो इंसोलेशन में क्या होता है कि इन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है, मतलब सोलर रेडिएशन जो आ रही है वो डिक्लाइन कर जाती है 15 to 20%, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और ग्रेटर एल्बिडो होने लगता है सिटीज़ से, और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि रेसिडेंस टाइम जो है इंसोलेशन का वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगता है। अब पॉजिटिव टेम्परेचर चेंज जो होता है वो रात में नहीं फिर हो पाता है, रातें ठंडी नहीं धीरे धीरे हो पाती हैं, क्योंकि रेडिएशन का जो कूलिंग है वो ज़्यादा होने लगता है कंट्री साइड में एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी कम होती है एटमॉस्फेयर में। अब इसके वजह से क्या होता है, नाइट सिटीज़ जो होती हैं वो हीट आइलैंड की तरह बिहेव करने लगती हैं और कूलर कंट्री साइड से सराउंडेड हो जाती हैं, जिसके वजह से बहुत हाई वेलोसिटी विंड फ्लो करती है अर्बन एरिया के सेंटर की तरफ। ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर एनोमली जो है वो चेंज कर देता है विंड और प्रेशर सिस्टम को। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन में क्या चेंजेस होते हैं, तो ऑन एन एवरेज जो है वो प्रेसिपिटेशन बढ़ता है, पर्टिकुलरली सिटीज़ साइड में जो कि कोस्ट के पास होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनिशियल पुश होता है हाई बिल्डिंग और कन्वेक्शन करंट का, और टोपोग्राफिक चेंजेस होते हैं, ग्रेटर टेम्परेचर होता है, इन सब वजहों से होता है। फिर उसके बाद है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स भी देखे जाते हैं, जैसे रन ऑफ होता है, कोल्ड वेव, हीट वेव आती हैं, तो रन ऑफ कंपोनेंट्स जो होते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के वो इंक्रीज़ करते हैं रन ऑफ को, जिसके वजह से डी वेजिटेशन, कंक्रीटाइजेशन और अल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज बेसिन होता है। फिर हीट वेव और कोल्ड वेव क्या करते हैं, ये क्योंकि वेजिटेशन हमने रिमूव कर दिया है, पॉल्यूटेंट्स उसकी वजह से ज़्यादा कवर करते हैं डे टाइम में और इंसोलेशन कम होने लगता है और इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं और सन एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और सन रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस तक आने के लिए। तो ये सब और भी इसमें हम इम्पैक्ट लिख सकते हैं, मतलब कि सी ओशियन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लाइफ स्पैन पे, फ्लोरा एंड फन्ना पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, और भी चीज़ें लिख सकते हैं जैसे टाइम मिले। फिर कंक्लूजन में हम इसमें ये लिखेंगे कि ये अर्बन क्लाइमेट जो है वो आइडियल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है किसके लिए, कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन क्या है किसी भी एक प्लेस पे।
करंटली जो है वो हम लोग बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं रूरल एरियाज़ का अर्बन एरियाज़ में। अर्बनाइजेशन हो रहा है जिसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही लिखना था। अगर आप लोगों को ये मेरा आंसर्स पसंद आए या इससे कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।